इस इनकम टैक्स न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए ITR 3 को किस प्रकार ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR 3 को ऑनलाइन फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको ई फाइल के टैब में जाना है, वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न को क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ITR 3 आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको फाइलिंग टाइप ओरिजिनल या फिर रिवाइज रिटर्न यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे XML को अपलोड करेंगे, यानी कि आपको ITR 3 ऑफलाइन प्रिपेयर करना है, वहाँ से XML को जनरेट करना है और उसके बाद यहाँ पे आके आपको उस XML फाइल को अपलोड करना है। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पे ITR 3 चूज़ करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे आर यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB यानी कि टैक्स ऑडिट के लिए यदि आप लाइबल हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना है। यदि आपका ऑडिट होना सेक्शन 92E के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। चलिए जानते हैं कि आपको XML फाइल को किस प्रकार जनरेट करना है ताकि आप यहाँ पे अपलोड कर सकें। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में ये डाउनलोड में ऑप्शन दिखेगी IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप असेसमेंट सेलेक्ट करेंगे 1920 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ITR 3 आ रहा है। इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को फाइल करना है जिनकी के बिजनेस या फिर प्रोफेशन से कोई प्रॉफिट एंड गेंस है, उन्हें ITR 3 फाइल करना है। यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिया गया है, आपको ये एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लेनी है अपने कंप्यूटर पर। इस प्रकार हमने जिप फाइल ये डाउनलोड कर ली है। आपको इसे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि जो एक्सेल यूटिलिटी है वो आपके फोल्डर में यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपको इस फोल्डर को ओपन करना है और जो एक्सेल फाइल यहाँ पे दी गई है इसे ओपन करना है। सबसे पहले जब आप एक्सेल शीट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे इनेबल कंटेंट ऑप्शन दिया गया है। मैक्रोज को आपको इनेबल कर लेना है ताकि जो शीट है उसमें वर्किंग हो सके। उसके बाद आप यहाँ पे शीट में देख रहे हैं अपनी जो है ये राइट हैंड साइड में कि यहाँ पे यस या फिर नो के ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि यदि कोई शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पे ग्रीन में बटन दिए गए हैं उसके सामने यस या फिर नो का ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जिसे कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये हमने यस या फिर नो सेलेक्ट कर सकते हैं यदि पार्ट ए हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्वांटिटी डिटेल शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी की यदि आपकी कोई इनकम नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप जो दूसरे शेड्यूल है उन्हें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे शीट दी गई है वो है पार्ट ए जनरल। जब आप पार्ट ए जनरल को देखते हैं तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन रेड में दी गई है वो भरनी मैंडेटरी है। इसके अलावा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है जैसे कि रेजिडेंशियल स्टेटस है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो अकॉर्डिंगली जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि 1 अप्रैल 2019 के बाद यदि आप इंडिविजुअल हैं और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर रही हैं तो आधार नंबर को मेंशन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप आधार नंबर देंगे। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आधार इनरोलमेंट ID दे सकते हैं। उसके बाद यदि आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव असेसी ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं किसी और व्यक्ति के बिहाफ पर तो आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे इस बार ये कॉलम भी डाला गया है कि कैपेसिटी क्या है रिप्रेजेंटेटिव असेसी की, क्या लीगल हेयर के तौर पर आप ये ITR 3 फाइल कर रहे हैं, मैनेजर, गार्डियन या फिर अदर के तौर पर, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके अलावा यदि आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में किसी भी टाइम में पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो आपको यहाँ पे डिटेल यहाँ पे डालनी है। नेम ऑफ कंपनी, पैन, वेदर शेयर लिस्ट और अनलिस्टेड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको यहाँ पे डालने हैं। यदि आप पार्टनर हैं फर्म में तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है, फर्म का नाम देना है और पैन नंबर देना है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे पिछले फाइनेंशियल ईयर में कभी भी तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। नेम, पैन नंबर, नंबर ऑफ़ शेयर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नंबर ऑफ़ शेयर्स इट एक्स्ट्रा।
इसके अलावा यहाँ पे जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको भरनी है, जैसे कि यदि आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हैं तो इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, और किस ऑडिटर ने यानी कि चार्टर अकाउंटेंट ने आपका ऑडिट किया है वो डिटेल यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं, उसे भरना है। इसके अलावा यदि कोई और रिपोर्ट आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत फर्निश करनी है ऑडिट रिपोर्ट, तो यहाँ पे सेक्शन दिए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के, जिसके अंदर के आप जो है रेलेवेंट सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद डेट जो है वो मेंशन करेंगे। इसके अलावा जो लास्ट में इन्फॉर्मेशन दी गई है ये इस बार पहली बार मांगी गई है कि यदि आप किसी और एक्ट के अंतर्गत भी ऑडिट कराने के लिए लायबल हैं तो आपको यहाँ पे एक्ट का नाम देना है, सेक्शन देना है और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद जो अगली टैब है वो है नेचर ऑफ बिज़नेस। आपको इस टैब को क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको बिज़नेस कोड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड नेम देंगे अपनी फर्म का या फिर बिज़नेस का। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे, जो कि पार्ट ए बैलेंस शीट है। यहाँ पे आप जो बैलेंस शीट की डिटेल है वो भर देंगे, कितना आपका जो कैपिटल है, लोन है या एसेट लाइबिलिटीज़ की डिटेल जो है यहाँ पे भर देंगे। यदि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो उस केस में टोटल अमाउंट ऑफ सन्डी डेटर आपको मेंशन करना है, क्रेडिटर कितने हैं मेंशन करना है, स्टॉक इन ट्रेड कितना है यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, और कैश बैलेंस कितना है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा एज ऑन 31 मार्च 2019। उसके बाद जो बड़ा बदलाव सरकार ने किया है वो है अगली 3 टैब, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सरकार अलग से मांग रही है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग से मांग रही है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अलग से मांग रही है। इसे पिछले असेसमेंट ईयर तक सरकार सिर्फ एक कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपसे ले रही थी, लेकिन इस बार सरकार ने इन तीनों को अलग कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो अलग कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उस केस में उसे यहाँ पे डिटेल सेपरेटली देनी होगी कि रॉ मटेरियल कितना है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो डिटेल यहाँ पे आएगी, फैक्ट्री ओवरहेड की डिटेल आएगी, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आएगी यहाँ पे वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस प्रकार ये ट्रेडिंग अकाउंट है। यहाँ पे जो ग्रॉस रिसीट है बिज़नेस की वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आप गुड्स की जो सेल कर रहे हैं वो आएगी, सर्विसेज की सेल कर रहे हैं वो आएगी, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे आएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम प्रोफेशनल वो यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार प्रोफेशनल को भी ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करना सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है। उसके बाद जो आपने गुड्स या फिर सर्विसेज सप्लाई की हैं उस पर जो टैक्सेस पे किए हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा फिनिश गुड्स का, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का आ जाएगा, परचेज रिटर्न, नेट ऑफ रिफंड ड्यूटी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर यानी कि क्लोजिंग, यहाँ पे जो लास्ट में फिगर आएगी वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। इस प्रकार सरकार आपसे जो ग्रॉस प्रॉफिट है या फिर जो लॉस होगा बिजनेस या फिर प्रोफेशन से वो यहाँ पे आपका कैलकुलेट हो जाएगा। और जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद जो अगली टैब है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, यानी कि यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट जो है ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद आपको इनकम की डिटेल यहाँ पे देनी है, रेंट, कमीशन, डिविडेंड, इनकम टैक्स एक्स्ट्रा। इस बार यहाँ पे सरकार ने डाला है कि यदि आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से कोई गेन है या फिर लॉस है वो आप यहाँ पे फिगर एंटर कर सकते हैं। लास्ट ईयर तक यदि आपका प्रॉफिट होता था एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से तो वही आप यहाँ पे एंटर कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे सरकार ने वर्डिंग चेंज कर दी है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेट आउटवर्ड की डिटेल आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखानी है। जो फ्रेट इनवर्ड की डिटेल होगी वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चली जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है रिलेटिंग टू परचेजेज। तो यहाँ पे आपको डिटेल एंटर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़ की डिटेल एंटर करनी है, जैसे कि सैलरी, बोनस, इंश्योरेंस की डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे, वर्कमैन एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, कॉन्फ्रेंस, सेल, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, रॉयल्टी, प्रोफेशनल फीस, ये एक्स्ट्रा के जो खर्चे हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे सरकार ने इस बार चेंज किया है वो है बैड डेट से रिलेटेड। यदि आपका कोई डेटर पे नहीं करता है और आप उसे बैड डेट डिक्लेयर कर देते हैं, अमाउंट 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा है, तो उस केस में आपको पैन नंबर देना होता था यदि अवेलेबल है। अब सरकार ने कहा है कि यदि पैन नंबर अवेलेबल नहीं है और डेट का अमाउंट 1 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डेटर का देना होगा, जिससे कि आपने बैड डेट डिक्लेयर किया है, नेम, एड्रेस, रोड, एरिया, टाउन, स्टेट, कंट्री, पिन कोड एक्स्ट्रा आपको देना होगा। इस प्रकार आपको इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप वर्किंग पहले से ही जो है वो अपने पास रेडी रखें ताकि आप अपनी ITR को फाइल कर सकें। इसके अलावा यदि प्रिजम्पटिव
बेसिस पर आप टैक्स पे करना चाहते हैं 44AD के अंतर्गत, तो उस केस में आपको बताना होगा कि कितनी रिसीट आपने बैंक के थ्रू ली है और कितनी अदर देन बैंक ली है। क्योंकि जो बैंक के थ्रू रिसीट ली है उसके ऊपर आप 6% ग्रोथ रिसीट पर जो है प्रेजम्पटिव इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, और यदि आप अदर देन बैंक लेते हैं तो आपको 8% प्रेजम्पटिव इनकम यहाँ पे ट्रीट करनी है, या फिर हायर अमाउंट यहाँ पे सरकार ने डाला है जो कि पिछली बार तक नहीं था। इसके अलावा 44ADA के अंतर्गत यदि आप प्रेजेंटिव इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। 44AE के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति गुड्स कैरीज के अंतर्गत प्रेजेंटिव इनकम दिखाता है, यानी कि कोई ट्रक ओनर है, तो उस केस में सरकार ने यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न डाली है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा गुड्स कैरीज का, ये व्हीकल ओन्ड है, लीज्ड है, हायर्ड है, वो आपको बताना होगा। टनेज कैपेसिटी बतानी होगी, नंबर ऑफ मंथ्स जो है हर विच गुड्स कैरी वाज ओन, लीज्ड, हायर्ड, वो आपको बताना होगा, और यहाँ पे प्रेजम्पटिव इनकम कैलकुलेट की जाएगी। इसके अलावा एक और चेंज जो सरकार ने किया है वो है, यदि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस या प्रोफेशन की मेंटेन नहीं करते हैं तो उस केस में आपको ग्रॉस टर्नओवर को बाइफिकेट करना होगा कि कितना अमाउंट आपने पेई चेक के थ्रू लिया है, पेई बैंक यानी कि बैंक अकाउंट से लिया है, और कितना आपने दूसरे मोड से लिया है। इसी प्रकार यदि आप प्रोफेशन करते हैं तो उस केस में भी ये आपको अमाउंट अलग से बताना होगा कि कितना अमाउंट आपने बैंक के थ्रू लिया है, कितना अदर देन बैंक लिया है। इसके अलावा यदि आप कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटी करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे अलग से रिपोर्टिंग करनी होगी कि कितनी आपकी टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीट कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है और नेट इनकम कितनी है। इसके अलावा जो अगला शेड्यूल है वो पार्ट ए OI यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन। यदि टैक्स ऑडिट होना है तो इन्फॉर्मेशन देनी मैंडेटरी है। यहाँ पे आप टैक्स ऑडिट से जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे भर सकते हैं। जो यहाँ पे चेंज किया है वो पॉइंट नंबर 6 के अंतर्गत जो पॉइंट नंबर Q दिया गया है उसमें सरकार ने चेंज किया है, यानी कि जो मार्क टू मार्केट लॉसेज हैं इनकम कंपटीशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे दिखाने हैं। इसके अलावा जो सरकार ने चेंज किया है, नीचे आप देखेंगे पॉइंट नंबर 16 दिया गया है, यानी कि जो एग्जम्प्ट इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस को डिसअलाउ किया जाएगा उसका डिस्क्लोजर आपको यहाँ पे इस पॉइंट के अंतर्गत देना है। उसके बाद अगला जो शेड्यूल है वो क्वांटिटेटिव डिटेल का है। यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव डिटेल देनी है। यदि ट्रेडिंग कंसर्न है तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है, और यदि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का, और जो अदर डिटेल है वो कंजम्पशन की वो भी यहाँ पे आपको देनी है। और यदि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फिनिश प्रोडक्ट्स से बाय प्रोडक्ट्स के केस में भी आपको डिटेल यहाँ पे देनी है कि कितनी सेल हुई है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कितनी शॉर्टेज और एक्सेस है। तो ये डिटेल आप रेडी रखें अपने ITR को फाइल करने के लिए। अगला शेड्यूल है शेड्यूल S, यानी कि सैलरी के लिए ये शेड्यूल है। यहाँ पे जो रेड में दिए गए हैं फिगर्स उन्हें आपको फिल करना मैंडेटरी है। जैसे कि यदि आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरी के अंतर्गत 40,000 रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं, वो यहाँ पे आप भरेंगे। उसका जो अगला शेड्यूल है वो है हाउस प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल भरनी है। यदि आपने कोई रेंट पे दी हुई है हाउस प्रॉपर्टी या फिर डीम टू बी लेट आउट है तो वो डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे। अगला जो शेड्यूल है वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन का, यानी कि BP शेड्यूल। यहाँ पे आपकी जो इनकम है बिजनेस या फिर प्रोफेशन से वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस बार सरकार ने 44AD, ADA और AE के लिए अलग से शेड्यूल दिया है, तो वहाँ से फिगर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएंगी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर इनकम है रूल 7 के अंतर्गत, 7A 7B के अंतर्गत और रूल 8 के अंतर्गत, उसके आपको यहाँ पे बाइफर्केशन अलग से देनी है इस बार से। इसके अलावा सरकार ने यहाँ पे 8A के बाद 8B जो है सीरियल नंबर यहाँ पे डाला है, यानी कि यदि एग्जम्प्ट इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस है जो कि डिसअलाउ किया गया है एज पर सेक्शन 14A, जो कि अदर इनकम के पार्ट A से के सीरियल नंबर 16 से यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये जो रो है वो सरकार ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंसर्ट की है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। और जो दूसरी डिटेल है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे जैसा कि शेड्यूल में दिया गया है। उसके बाद आपके पास अगला शेड्यूल आता है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का, जो आप क्लेम करेंगे तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और जो दूसरे एसेट पे आप क्लेम करेंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद जो अगली टैब है वो है डेप्रिसिएशन और डीम्ड कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, तो आपको ये डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद जो अगला शेड्यूल है वो है यदि साइंटिफिक रिसर्च पर कोई एक्सपेंडिचर किया गया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। CG की जो अगली टैब है इसका मतलब है कि कैपिटल गेन, यानी कि कैपिटल गेन की डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है।
इस बार सरकार ने कैपिटल गेन में जो आप एंटर करेंगे शेड्यूल, उसमें चेंजेस किए हैं, यानी कि यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करते हैं तो उस केस में आपको बायर्स की डिटेल भी यहाँ पे देनी होगी, यानी कि बायर का नाम देना होगा, पैन नंबर, कितना परसेंटेज शेयर था, अमाउंट कितना है, एड्रेस प्रॉपर्टी का और पिन कोड, ये आपको दोनों ही केस में देना है, भले ही आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल से। अगला शेड्यूल है ओएस, यानी कि अदर सोर्सेज से यदि आपकी कोई इनकम होती है तो उसकी डिटेल आपको इस शेड्यूल में एंटर करनी है। यहाँ पे भी सरकार ने इस बार फर्स्ट टाइम आपसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अलग से मांगा है, जो पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में एफडीआर है उसका इंटरेस्ट इनकम आपसे अलग से मांगी गई है, जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो अलग से आपसे मांगा गया है, उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिला है इनकम टैक्स के रिफंड पर। तो ये डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे शेड्यूल में फिल करनी है ओएस में। उसके बाद जो अगला शेड्यूल है वो है कैरी फॉरवर्ड, जो आपने किया हुआ है लॉसेस, उसे आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं करंट ईयर के लॉसेस से। तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल यहाँ CYLAB ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस यहाँ पे आपको शेड्यूल में देनी है। उससे अगली जो टैब है वो है CFL, यानी कि जो आप लॉस फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। अगली टैब है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की, जो अमाउंट अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है असेसमेंट ईयर वाइज। अगली टैब है ICDS, यानी कि इनकम कंपटीशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका जो इम्पैक्ट आ रहा है प्रॉफिट पे, उसका आपको प्लस में या फिर माइनस में यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। अगला जो टैब है वो है सेक्शन 10AA के अंतर्गत जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स हैं उनके लिए आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे। अगली टैब जो है सेक्शन 80 के अंतर्गत आपको रिपोर्ट करनी है, यानी कि 80IA के अंतर्गत टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एक्स्ट्रा के केस में, और 80IB के अंतर्गत आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद जो अगली टैब है वो है सेक्शन 80 के अंतर्गत जो आप डिडक्शन क्लेम करेंगे चैप्टर 6A के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे कि आपने लाइफ इंश्योरेंस कराई हुई है तो प्रीमियम पे किया है, या फिर 80D के अंदर मेडिक्लेम कराया है उसका आपने प्रीमियम पे किया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 80TTA के अंतर्गत जो आप डिडक्शन क्लेम करेंगे वो आप इस शेड्यूल के अंतर्गत क्लेम करेंगे, यानी कि जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होगा उसकी इनकम तो आप अदर सोर्सेज में दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए जो डिडक्शन है जो आप क्लेम कर सकते हैं 10,000 रुपये तक यहाँ क्लेम करेंगे। और यदि कोई सीनियर सिटीज़न है तो 80TTB के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम कर सकता है, वो ये आपको यहाँ पे एंटर करनी है। अगला जो टैब है वो है 80G के अंतर्गत यदि आपने डोनेशन दी है तो आपको यहाँ पे अलग से रिपोर्टिंग करनी है, डोने का नेम बताना है, एड्रेस, पैन नंबर बताना है, आपको कितना अमाउंट अपना कैश में डोनेट किया है, कितना दूसरे मोड से, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। अगली टैब जो है वो है रिसर्च एसोसिएशन को यदि आपने डोनेशन दिया है तो आपको सेपरेट रिपोर्टिंग यहाँ पे दिखानी है। अगली टैब जो है वो है स्पेशल इनकम के लिए, यदि किसी व्यक्ति की कोई स्पेशल इनकम है स्पेसिफाइड पर्सन की या फिर स्पेशल रेट से इनकम है, जैसे कि माइनर की इनकम जो है पेरेंट्स में क्लब होती है, तो उस केस में आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। इसके अलावा जो नीचे शेड्यूल दिया गया है वो है यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है तो यहाँ पे आपको डिटेल देनी है, नेम ऑफ द फर्म बताना है, पैन नंबर एक्स्ट्रा। अगली जो टैब है वो है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स की, जो कि सेक्शन 115 JC के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करनी होती है। अगली टैब है AMTC, यानी कि जो 115 JD के अकॉर्डिंग आपको टैक्स क्रेडिट कंप्यूट करना है, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। अगली जो टैब है वो है एग्जम्प्ट इनकम की EI की। इस शेड्यूल में भी सरकार ने चेंजेस किए हैं, यानी कि यदि आप एग्रीकल्चर इनकम रिपोर्ट करते हैं जहाँ पे एक एक्सपेंडिचर करने के बाद नेट एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, पिन कोड वाइज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी होगी, लैंड की मेजरमेंट भी बतानी होगी, ये भी बताना होगा कि लैंड जो है आपके द्वारा ऑन की गई है या फिर लीज होल्ड लैंड है। यहाँ पे इरीगेटेड और रेनफीड का स्टेटस भी आपको बताना होगा। उसके बाद जो अगली टैब है वो है PTI, यानी कि पास थ्रू इनकम इन केस ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड। उससे अगली टैब जो है वो है यदि इनकम आपकी आउटसाइड इंडिया से होती है तो आप टैक्स रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। अगली टैब है TRFA, यानी कि टैक्स रिलीफ के लिए यदि जो टैक्सेस हैं वो आउटसाइड इंडिया पे किए गए हैं या फिर फॉरेन एसेट आपके पास हैं आउटसाइड इंडिया से आपको इनकम हो रही है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाएंगे। ये नॉन रेजिडेंट के केस में जो है वो अप्लाई होगा। इसके अलावा जो शेड्यूल 5A है, यानी कि जो इनकम
पोर्टुगीज सिविल कोड के अंतर्गत स्पाउसेस के बीच में होती है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। अगला टैब जो है AL यानी कि एसेट लायबिलिटी की टैब है। यदि किसी व्यक्ति की इनकम 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उसे अपनी पूरे इमूवेबल एसेट की डिटेल यहाँ पे देनी है और मूवेबल एसेट की डिटेल यहाँ पे देनी है। अगली टैब जो है वो GST से रिलेटेड है, यानी कि आपको हर GSTN वाइज यहाँ पे अपनी एनुअल टर्नओवर जो आपने GST की रिटर्न में दिखाई है वो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में भी रिपोर्ट करनी है। अगली टैब है पार्ट B यानी कि टोटल इनकम एंड टैक्स ऑन टोटल इनकम। इस टैब को भरने से पहले आप इस अगली टैब को भर लें, यानी कि जो इनकम टैक्स आपने पे किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे चलान वाइज भर लेनी है और जो TDS की डिटेल है वो आपको भर लेनी है। यहाँ पे ये जो डिटेल है वो आप अपने 26A से वेरीफाई कर ले। 31 मई 2019 तक नॉर्मली आपका डिडक्टर आपकी रिटर्नों को फाइल कर देता है, तो उसके बाद आप अपनी जो TDS की डिटेल है वहाँ से देखने के बाद यहाँ पे भर दें। उसके बाद आप ये पार्ट B जो है वो भरें, यानी कि जो इनकम है वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी रिस्पेक्टिव शेड्यूल से। इस प्रकार आप इस शीट में जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आपको भरनी होगी, जैसे कि यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर जिसमें कि आप रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं या दूसरे बैंक अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। यहाँ पे जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है इसे आपको जो है वो भरना है। सबसे लास्ट में वेरिफिकेशन टैब दी गई है, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखने हैं, यदि आप इंडिविजुअल हैं या फिर सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव या कर्ता के तौर पे इसे साइन कर रहे हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे पार्ट B में जाना है। यहाँ पे जब आप सभी डिटेल भर लेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स बटन पे क्लिक करना है, जिससे कि शीट में जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो जाएगा। जब आप सभी इन्फॉर्मेशन भर लेंगे, टैक्स अपना चेक कर लेंगे, तो उसके बाद आपको जनरेट XML बटन पे क्लिक करना है, जिससे कि XML फाइल जनरेट हो जाएगी, जिससे कि आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पर जाकर अपलोड करना है। असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए ITR 3 में कौन कौन से बदलाव हुए हैं इसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और यहाँ पे टॉप राइट हैंड साइड में जो कार्ड दिए गए हैं उसमें भी इसका लिंक दिया गया है, आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ। GST, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।